नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एम्स नॉर्सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर क्वेश्चनों की बात की जाए तो ये क्वेश्चन एम्स के जो टॉपर्स थे उन लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एम्स में आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, 20 क्वेश्चन हैं। अगर आप क्वेश्चनों का आंसर देना चाहते हैं तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस के भी आंसर सही दिए तो दोस्तों आपकी तैयारी एम्स के लेवल की है। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों को देखेंगे, उनका लेवल देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एम्स पूछता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर देखें, पूरा देखें। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जो इंटरेस्टेड है, एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और हाँ, ये चाहते हैं कि हाँ, एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ ब्लड ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पे ब्लड गिरा हुआ है। हाउ शुड द नर्स क्लीन अप द स्पिल, वो ब्लड की जो स्पिल बूंद गिरी हुई है उसको किस तरीके से साफ करेगी। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शनों में से आपको एक क्वेश्चन लेना है, सॉरी, ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है और आप आंसर बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो स्पीड ज़्यादा है तो आप स्किप करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा, वाइप अप द स्पिल एंड देन क्लीन द एरिया विद एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन बी है, यूज़ ए 1:10 सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड ब्लीच टू क्लीन द स्पिल। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वाइप द स्पिल एंड क्लीन द एरिया विद वाटर। एंड ऑप्शन डी है, यूज़ एन आयोडीन सॉल्यूशन इन क्लीन अप द स्पिल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर दें। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब ब्लड फर्श पे गिर जाता है उसको कैसे हम साफ करेंगे। ठीक है, यूज़ ए 1:10 सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन द स्पिल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ में दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चंस के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो एक क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, उस क्वेश्चन का आंसर बी है, यूज़ ए 1:10 सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन द स्पिल। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, ब्लड शुड बी क्लीन विद द सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच एट 1:10 डाइल्यूशन। एल्कोहल एंड आयोडीन आर नॉट एप्रोप्रिएट बिकॉज दे डू नॉट किल ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, विच माइट बी blood, sometimes soap and water are used but just plain water do not kill microorganism। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन एडल्ट हु इज डिसओरिएंटेड, कंफ्यूज एंड अनेबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस कोहेरेंटली, ठीक है, इज एडमिटेड, विच एक्शन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एक पेशेंट है, डिसओरिएंटेड है, कंफ्यूज है और एक सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर देने में असमर्थ है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है और एडमिट है। तो यहाँ पे उस पेशेंट के लिए कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन, ऑब्टेन ए साइकेट्रिक कंसल्ट। ऑप्शन बी है, चेक द क्लाइंट ग्लूकोज लेवल। ऑप्शन सी है, रेस्ट्रेन द क्लाइंट। और ऑप्शन डी है यहाँ पे, एडमिनिस्टर लोराज़ेपाम एक्टिव 1 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इसका आंसर नहीं दे सकते तो हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, चेक द क्लाइंट ग्लूकोज लेवल। दोस्तों, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे चेक द क्लाइंट्स ग्लूकोज लेवल, इसमें दोस्तों क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे रिमेंबर, याद रखना है आपको, फिजियोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी। ठीक है, पहली जो कंडीशन होती है फिजियोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी। ठीक है, द साइन एंड सिम्टम्स द क्लाइंट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग कुड बी कॉज बाई हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। ए ब्लड शुगर टेस्ट
इज ईजी टू परफॉर्म विद वेरी रैपिड रिजल्ट। ठीक है, अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इसकी जो है लेवल चेक कर सकते हो। द नर्स शुड नॉट एज्यूम दैट क्लाइंट इज साइकोटिक। ठीक है, देयर आर नो आइडिया टू इंडिकेटिव दैट क्लाइंट इज वायोलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका जो है ब्लड शुगर चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है, एक क्लाइंट इज नाउ अलर्ट एंड ओरिएंटेड फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, एक क्लाइंट है वो अलर्ट है और ओरिएंटेड है किससे? एब्डोमिनल सर्जरी से। व्हाट पोजीशन इज मोस्ट व्हाट पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट, यानी कौन सी पोजीशन रहेगी उसके लिए जो कि अप्रोप्रिएट रहेगी। यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, सेमी फॉलोअर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और सिम्स पोजीशन। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, एक पेशेंट है, एडल्ट है और अब वो उसके क्या है दोस्तों, एब्डोमिनल सर्जरी है। तो विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द क्लाइंट, कौन सी पोजीशन उसके लिए सही रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप, सेमी फॉलोअर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर देखो होगा सेमी फॉलोअर पोजीशन। दोस्तों सेमी फॉलोअर पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ चॉइस फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि सेमी फॉलोअर पोजीशन होती है। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी के लिए चॉइस होती है वो। ठीक है, दिस पोजीशन अलो द ग्रेटर थोरेसिक एक्सपेंशन एंड पुट्स लेस प्रेशर ऑन द सूचर्स लाइन। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, इस पोजीशन की वजह से जो सूचर्स लाइन होती है उस पर जो प्रेशर होता है वो कम पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस वजह से सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं। सुपाइन पुट्स प्रेशर ऑन द सूचर्स लाइन एंड इज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर पर्सनस हु हैव हैड एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। द डे आफ्टर एन एम्पुटेशन, एम्पुटेशन दोस्तों क्या होता है, एम्पुटेशन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बॉडी से कटा हुआ कोई पार्ट। ठीक है, द क्लाइंट बिगिन टू हेमरेज फ्रॉम द स्टम्प, यानी कि कंडीशंस क्या हो रही है, जो एम्पुटेशन हुआ पार्ट था, एम्पुटेशन अलग हो गया तो स्टम्प था उससे ब्लीडिंग हो रही है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, यानी कि कौन सा जो काम है नर्स सबसे पहले करेगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एम्स में आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप, ऑप्शंस क्या है आपके लिए, अप्लाई ए प्रेशर ड्रेसिंग टू द स्टम्प, प्लेस ए टॉर्निकेट अबव द स्टम्प, नोटिफाई द फिजिशियन और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अप्लाई एन आइस पैक टू द स्टम्प। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अप्लाइंग ए टॉर्निकेट इज द बेस्ट एक्शन। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशंस होती है, किसी पार्ट को अलग किया गया है और स्टम्प से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इस कंडीशंस में कौन सा जो एक्शन है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई क्या करोगे, टॉर्निकेट इज द बेस्ट एक्शन बिकॉज द ब्लीडर्स आर यूजली टू लार्ज टू बी कंट्रोल बाय प्रेशर। आप सबको पता है अगर किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही है तो कंप्रेस करके प्रेशर लगा के उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन अप्लाइंग ए टॉर्निकेट इज इंडिकेटेड एंड आइस पैक will be ineffective in controlling hemorrhage from the stump. The nurse should notify physician but should attempt to stop the bleeding before leaving the client. Call the physicians. ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाइंग ए टॉर्निकेट इज द बेस्ट एक्शंस। तो सबसे पहले कंप्रेस करना है, टॉर्निकेट हो। और जैसे आपको पता होगा दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लीडिंग होती है तो कंप्रेशन जो है प्रेशर के साथ में, तो स्ट्राइड टेक्निक के द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड विद साइनोटिक हार्ट डिजीज हैज़ एन एलिवेटेड हेमेटोक्रिट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द एलिवेटेड हेमेटोक्रिट। यहाँ पे पूछा गया है, एक साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट का एक बच्चा है, ठीक है, उसका जो हेमेटोक्रिट वैल्यू है वो बढ़ी हुई है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, कौन सा कारण है उसके हेमेटोक्रिट लेवल के बढ़ने का। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन, रिसेंट डिहाइड्रेशन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और क्रॉनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर है क्रॉनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी कि लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी है उसमें। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बॉडी ट्राइज टू कंपेंसेट फॉर क्रॉनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बाय मेकिंग एडिशनल रेड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, द एडिशनल रेड सेल इंक्रीज द हेमेटोक्रिट। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो बॉडी है हमारी वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रेड सेल्स को बनाएगी और ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, जब एडिशनल रेड सेल्स यानी कि जब रेड सेल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ जाएगी, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज प्रिस्क्राइब फॉर एन एडल्ट, द नर्स नोज दैट क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू हैव विच कंडीशन। लिथियम कार्बोनेट दी गई है एक क्लाइंट को जो कि एडल्ट है, द नर्स जानती है क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू हैव विच कंडीशन। अगर लिथियम दी गई है किसी पेशेंट को तो नर्स को पता होना चाहिए कि वो पेशेंट किस डिजीज से है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया एंड पैरानिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों। अगर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम किस कंडीशंस में देते हैं, मैनिया की कंडीशन में देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें, लिथियम मैनिया में देते हैं। आगे बात करते हैं, एन एडल्ट इज एडमिटेड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एक एडल्ट है जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से है ग्रसित है। व्हाट ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज असिस्टेंट विद द डायग्नोसिस। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑब्जर्वेशन नर्स करेगी वो डायग्नोसिस के लिए, यानी कीटो एसिडोसिस को डायग्नोसिस के लिए कौन से ऑब्जर्वेशंस करेगी वो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करेगी, क्या देखेगी पेशेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डीप रेस्पिरेशन, फाउल ब्रीथ, कॉन्स्टिपेशन एंड रेड रेसेस। दोस्तों जो आपको बता रहा हूँ, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक कंडीशंस होती है जो कि कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ मेलेटिस का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो ऑब्जर्वेशन पूछा है, नर्स क्या कंडीशंस देखेगी इन ऑप्शनों में से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा डीप रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कुस्मॉल ब्रीथिंग, तो डीप रेस्पिरेशन कुस्मॉल ब्रीथिंग की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसमें लंबी सांस लेता है, ठीक है, गहराई के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, पर्सन इज कीटो एसिडोसिस आर सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, वन वे द बॉडी कंपेंसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू इंक्रीज द लॉस ऑफ एसिड बाय ब्लोइंग आउट मोर CO2। ठीक है, द क्लाइंट यूजली डेवलप डीप रेस्पिरेशन समटाइम्स कॉल्ड कुस्मॉल रेस्पिरेशन। कीटो एसिडोसिस यूजली कॉज ए स्वीट स्मेलिंग। ठीक है, ब्रीथ नॉट फाउल स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। इसका आंसर देने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी आप तैयारी करें अच्छे से। तो यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ये कौन सी डिवाइस है। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन भी हैं, फीटल मॉनिटर, फीटल ड्रॉपलर और ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, रेस्पिरेटरी एक्सराइजर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, फीटल ड्रॉपलर। दोस्तों अच्छे से देख लें इस डिवाइस को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या करता है, एक डॉपलर है। फीटल मॉनिटर इज ए हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज टू डिटेक्ट द फीटल हार्टबीट फॉर प्रीनेटल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नर्स इज एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, हाउ शुड बी एडमिनिस्टर्ड। दोस्तों एक नर्स है जो आयरन का इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रही है, दे रही है, तो वो कौन सी टेक्निक इसमें से अपनाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सबकोटिनियस इन द आर्म, इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉयड और जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन ग्लूटियल। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, एक क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप इनका आंसर दे सकें। ठीक है, बड़े ही धीरे से मैं इस वीडियो में चल रहा हूँ और आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और इन क्वेश्चनों का आप जवाब देने की कोशिश करें।
दोस्तों अगर जवाब आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपकी, आप एम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। अगर जवाब नहीं भी आ रहा है दोस्तों तो इन क्वेश्चनों को लिखें और इनके आंसर्स को और एक्सप्लेनेशन को लिखें, क्योंकि एम्स में जो भी टॉपर हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए थे। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ये जो एम्स के टॉपर्स हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। काफ़ी मेहनत के साथ ये क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो जेड टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया, जो आयरन का इंजेक्शन है वो जेड टेक्निक से देंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। इंट्रामस्कुलर आयरन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय जेड टैग इन अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन द नर्स आस्क द ए क्लाइंट फॉलो मूविंग फिंगर्स द नर्स इज असेसिंग विच क्रेनियल नर्व। जब नर्स एक क्लाइंट से पूछती है मूविंग फिंगर मूविंग द फिंगर को हिलाने के लिए, तो नर्स इज असेसिंग विच क्रेनियल नर्व। अगर उंगली को वो हिला रहा है तो नर्स कौन सी क्रेनियल नर्व को यहाँ पे असेस करेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे जो नर्व है 6th नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व 6 इज एब्डुसेंस। दोस्तों एक ऐसा नर्व है कंट्रोल लेटरल आई मूवमेंट एंड कैन बी असेस बाय वाचिंग द क्लाइंट्स आई फॉलो ए मूविंग फिंगर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर उंगली को हिला रही है और क्लाइंट जब देख रहा है तो जो आई का मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, वो एब्डुसेंट नर्व के द्वारा कंट्रोल होगा, ठीक है। लेटरल आई मूवमेंट, आँख को जब इधर उधर घुमाएंगे तो ये जो कंडीशंस होती है लेटरल आई मूवमेंट की, ये एब्डुसेंट नर्व के द्वारा होती है, ठीक है। और आगे क्या बताया, क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। क्रेनियल नर्व जो चौथी है यहाँ पे बताया गया ट्रोक्लियर नर्व है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड एंड अनवर्ड। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आँख की किसी भी कंडीशन से, जैसे आउटवर्ड एंड इनवर्ड के लिए, लेटरल विजन के लिए और यहाँ पे विजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट विंग एडल्ट विद ए हेड इंजरी, द नर्स प्लान टू प्लेस क्लाइंट इन विच पोजिशन। एक नर्स है वो एक एडल्ट की केयर कर रही है जो कि एडमिट है किससे, हेड इंजरी से। द नर्स प्लान टू प्लेस क्लाइंट इन विच पोजिशन। तो नर्स प्लान कर रही है किस चीज़ के लिए, उसकी पोजीशन के लिए, कौन सी पोजीशन में उसको रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, प्रोन पोजीशन में रखा जाए, सुपान पोजीशन में, सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में और अपराइट पोजीशन में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन। सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन कैसी है दोस्तों, देखिए 20 डिग्री हेड एलिवेशन होता है इसमें, लगभग जो हेड का एलिवेशन होगा वो 20 डिग्री तक होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज एंड प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द क्रेनियल कैविटी। ये जो पोजीशन होती है क्यों है, ये एडिक्वेट ड्रेनेज के लिए और जो प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी कि इस कंडीशंस में है जो फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होगा क्रेनियल कैविटी में, एंड इज एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर ए पर्सन हु हैव हेड इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नर्स इंटर्स द रूम ऑफ एन एडल्ट हु इज हैविंग ए ग्रैंड mal सीजर्स, विच इनिशियल एक्शन इज एप्रोप्रिएट। एक नर्स है एक क्लाइंट के रूम में एंट्री करती है, लेकिन जब वो क्लाइंट को देखती है तो जो क्लाइंट है ग्रैंड mal सीजर से ग्रसित है, यानी कि उनको ग्रैंड mal सीजर्स हैं। विच इनिशियल एक्शन इज एप्रोप्रिएट, जो नर्स है उसके लिए बेस्ट एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस हैं, पुट ए पैडेड टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ, रेस्ट्रेन द क्लाइंट, टर्न द क्लाइंट हेड टू वन साइड, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली। दोस्तों इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखें और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टर्न द क्लाइंट्स हेड टू साइड, यानी कि क्लाइंट की जो सिर है उसको एक साइड में करेंगे, ठीक है। द नर्स शुड टर्न द क्लाइंट्स हेड टू साइड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। सबसे मेन प्रायोरिटी होती है एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। द नर्स शुड नॉट पुट एनीथिंग्स इन द क्लाइंट्स माउथ और रेस्ट्रेन द क्लाइंट। नर्स शुड कीप द क्लाइंट सेफ बिफोर कॉलिंग द फिजिशियन। आगे बात करते हैं, एन एडल्ट इज थ्रू हैव माइस्टर ग्रेविस, द नर्स नो दैट विच टेस्ट मोस्ट लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट। यहाँ पे
आपके लिए ऑप्शंस लंबर पंचर, सीटी स्कैन, सेरेब्रल एंजियोग्राम और एड्रोफोनियम टेस्ट। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्लाइंट है जो माइस्थ्रिया ग्रेविस की कंडीशंस है, द नर्स नो दैट विच टेस्ट, यानी कि माइस्थ्रिया ग्रेविस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपके लिए, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। आपको ये आंसर देने दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, एड्रोफोनियम टेस्ट। इसको टेंसिलोन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, द एड्रोफोनियम टेस्ट है, टेंसिलोन टेस्ट है, इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर माइस्थ्रिया ग्रेविस। दिस क्लाइंट गिवन टेंसिलोन एंड मसल स्टोन इज इमीडिएटली बेटर। तुरंत देने के बाद में मसल स्टोन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, तो आप समझ सकते हो उसको माइस्थ्रिया ग्रेविस है। आगे बात करते हैं, नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट हु इज माइस्थ्रिया ग्रेविस एंड प्रेस्क्राइब नियोस्टिकमाइन, विच ड्रग शुड बी नर्स प्लान टू हैव रेडी अवेलेबल बिकॉज द क्लाइंट इज टेकिंग नियोस्टिकमाइन। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी नर्स केयर कर रही है, माइस्थ्रिया ग्रेविस का पेशेंट है और उसको नियोस्टिकमाइन दिया गया है। तो विच ड्रग शुड बी नर्स प्लान टू हैव रेडली अवेलेबल बिकॉज द क्लाइंट इज टेकिंग नियोस्टिकमाइन। तो दोस्तों इसका एंटीडोट यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी दवा है उसके साथ में यहाँ पे रखना जरूरी है नर्स के लिए, कोई भी दिक्कत हो जाए यानी कि। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, एट्रोपिन, विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकानेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एट्रोपिन। तो नियोस्टिकमाइन इज ए कोलिनर्जिक मेडिकेशन, इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन अवेलेबल। एट्रोपिन इज ए एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीडोट ऑफ नियोस्टिकमाइन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन में मैंने आप 10 क्वेश्चन पूछे थे और 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। द नर्स इज एडमिटिंग ए 3-year-old child who is brought to have meningococcal meningitis, which type of room assignment is most appropriate। यहाँ पे पूछा गया है, एक नर्स है, इज एडमिटेड ए 3-year-old चाइल्ड, ठीक है, 3 साल का बच्चा है, वो उसकी क्या कंडीशन है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से ग्रसित है। विच टाइप रूम असाइनमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन से तरीके का रूम उसके लिए बेस्ट रहेगा, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम विद चाइल्ड ऑफ सेम एज, आइसोलेशन रूम और ए रूम क्लोज टू नर्स स्टेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से सिलेक्ट करके बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आइसोलेशन। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस इज ए कम्युनिकेबल, सो आइसोलेशन इज नेसेसरी। किस तरीके का रूम चाहिएगा उसके लिए, आइसोलेशन का रूम चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एन क्लाइंट इज एडमिटेड विद हिस्टोप्लाज्मोसिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू बी इन द क्लाइंट हिस्ट्री बिकॉज ही इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्लाइंट एडमिट है हिस्टोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी से, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू बी इन द क्लाइंट हिस्ट्री। तो उस जो क्लाइंट की है हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो हिस्ट्री है वो क्या रहेगी। यहाँ पे दोस्तों ही इज़ ए चिकन फार्मर, ही एट रो सेलफिश रिसेंटली, ही कन्फ्यूज कंटामिनेटेड वाटर, ही ड्रिंक रो मिल्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ही इज़ ए चिकन फार्मर। तो दोस्तों हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो कंडीशंस है, अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ही इज़ ए चिकन फार्मर। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द लंग्स, द फंगस लिव्स इन बर्ड एंड वेट माइनर्स। तो दोस्तों हिस्टोप्लाज्मोसिस की कंडीशंस आपको पता लग गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ईटिंग रो सेलफिश और कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर मे कॉज हेपेटाइटिस, ये आपको पता होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग रो मिल्क कुड कॉज यहाँ पे ब्रूसेलियोसिस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ में 3 से 4 क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा होगा ये जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, बिकॉज ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए लीवर बायोप्सी, ठीक है, एक क्लाइंट है उसने लीवर बायोप्सी करवानी है। द नर्स शुड चेक टू बी श्योर दैट विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट हैव बीन रिसीव्ड। तो लीवर बायोप्सी के लिए कौन सी जो वैल्यू है वो उसको लेनी है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट, प्रोथोमिन टाइम, सीबीसी विद डिफरेंशियल, सीरम क्रिएटिनिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी से सिलेक्ट करके बताइए साथियों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रोथोमिन टाइम। तो दोस्तों लीवर प्रोड्यूस प्रोथोमिन, यानी कि जो लीवर है वो प्रोथोमिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर है। लीवर इज़ वेरी वैस्कुलर ऑर्गन बिफोर द फिजिशियन punctures the liver. It is essential to know that client has enough prothrombin to prevent hemorrhage at the biopsy site. Serum creatinine is very important renal disease. Serum electrolyte are not essential before a liver. तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुए, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है। जिन क्वेश्चंस सॉरी यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस थे। अगर 80 क्वेश्चंस मैंने आपने 10 क्वेश्चंस का जवाब भी सही दिया है तो दोस्तों आपकी तैयारी समझिए अच्छी है, यहाँ पे 90% है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके लिए आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और जो क्वेश्चंस आपको आए उनको कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद साथियों।